दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों बिसलरी कंपनी अपने इतने बड़े बॉटल ब्रांड को बेचना चाहती है और आखिर क्यों बिसलरी के ओनर श्री रमेश चौहान अपने इस बिसलरी कंपनी को टाटा के हाथों में ही क्यों सौंपना चाहते हैं। बल्कि उनके पास तो कई सारे ऑप्शन थे, जैसे कि नेस्ले, रिलायंस और डायनन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के हाथों में दे सकते थे, फिर भी उन्होंने टाटा को ही क्यों चुना। इसी बारे में आज की वीडियो में जानेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों बिसलरी क्यों बिकने वाली है ये जानने से पहले हम जानते हैं कि ये कंपनी इंडिया में आई कैसे और किस तरह से इस विदेशी कंपनी ने हम इंडियंस को पानी खरीद कर पीना सिखाया। तो दोस्तों बिसलरी एक इटालियन कंपनी है जिसे 1965 में फिलिप्स बिसलरी ने इस्टेब्लिश किया था और फिर उसी साल ही कंपनी ने भारत में अपना कदम रख दिया और फिर उन्होंने अपना सबसे पहला वाटर बॉटल प्लांट मुंबई के ठाणे एरिया में बनवाया। और फिर शुरुआत के दिनों में कंपनी ने अपने 2 प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसमें पहला था बिसलरी सोडा और दूसरा था बिसलरी वाटर। पहले तो ये बिसलरी के दोनों प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े होटल में मिलते थे, मगर फिर कंपनी ने धीरे धीरे नॉर्मल मार्केट में भी इस प्रोडक्ट को बेचना चालू किया। मगर उस जमाने में नॉर्मल इंडियन लोगों को पानी खरीद कर पीना सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्च लगता था। मगर कंपनी ने बहुत कोशिश की कि लोगों को पानी खरीद कर पीना सिखाए, पर वो कोशिश नाकाम रही और फिर धीरे धीरे कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें अपनी कंपनी को बेचना पड़ा। फिर उस कंपनी को 1969 में पार्ले कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान ने 4 लाख रुपए में खरीदा। कंपनी को टेक ओवर करने के बाद रमेश चौहान का ये प्लान था कि बिसलरी कंपनी को सोडा ब्रांड में कन्वर्ट किया जाए और फिर उन्होंने बिसलरी के पूरे 5 स्टोर ओपन किए, जिसमें से 4 स्टोर मुंबई में थे और 1 कोलकाता में। मगर रमेश चौहान को सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब कोको कोला 1977 में गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से इंडिया को टाटा बाय बाय करके चली गई। तब रमेश चौहान ने मौके का फायदा उठा लिया और बिसलरी के अंडर ही 3 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च कर दिया। लेकिन 1991 में कोको कोला वापस इंडिया में आ गई और कुछ ही सालों में कोको कोला ने बिसलरी से के सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स को 400 करोड़ में खरीद लिया। और उसमें एक ऐसी खास डील हुई कि बिसलरी 15 सालों तक कोई भी अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं निकाल पाएगा। जिसके बाद रमेश चौहान ने ये डिसाइड किया कि वो बिसलरी को सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉटल प्लांट में ही आगे लेकर जाएंगे और उन्होंने हार नहीं मानी और वो पानी के बोतल बेचने लगे और आज बिसलरी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर रमेश चौहान अपने इतने बड़े सक्सेसफुल ब्रांड को क्यों बेचना चाहते हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार रमेश चौहान 82 इयर्स के हो चुके हैं और पिछले कुछ सालों से उनकी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती है। इसी वजह से वो अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उनके इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए उनका कोई वारिस भी नहीं है। पर उनकी एक बेटी जरूर है, मगर उनको उस बिजनेस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मगर दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके बेटी जयंती को बिजनेस की कुछ समझ नहीं है, बल्कि वो तो बिसलरी कंपनी में वाइस चेयरमैन के पर काम कर रही है और तो और वो कंपनी का ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का भी काम संभालती है और बिसलरी के सफलता में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मगर वो इस काम को आगे तक और नहीं करना चाहती है, इसलिए रमेश चौहान ने बिसलरी कंपनी को बेचने का सोचा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों रमेश चौहान अपने कंपनी को टाटा के हाथों में ही क्यों सौंपना चाहते हैं। दोस्तों एक इंटरव्यू के अनुसार रमेश चौहान ने ये कहा था कि उनको अपने बिजनेस से बहुत ही ज्यादा लगाव है और उन्हें अपने कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए वो अपने बिजनेस को एक ऐसे हाथों में देना चाहते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इसलिए रमेश चौहान को टाटा के अलावा कोई और ब्रांड नजर नहीं आया जो उनके बिसलरी कंपनी को उनके तरह ही संभाल सके। इसलिए रमेश चौहान ने डायनन, रिलायंस और नेस्ले जैसे बड़े बड़े कंपनियों के ऑफर भी ठुकरा दिए और उनके नजर में टाटा ही एक ऐसी कंपनी थी जो उनके ब्रांड को आगे तक ले जा सके।